आज के इस वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के बारे में। आपने जनरल जब अपन बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो पावर फैक्टर का बारे में भी पढ़ते हैं, क्योंकि जनरली जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो जनरेटेड, ट्रांसमिटेड और डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो किस फॉर्म में होता है? अल्टरनेटिंग करंट, जिसको बोलते हैं अपन एसी। तो जब भी एसी की बात आती है तो उसके साथ साथ हमें पावर फैक्टर की भी बात आती है, क्योंकि जनरली हम एक इक्वेशन लिखते हैं तो P इक्वल टू लिखते हैं डीसी के लिए ओनली VI, जिसमें वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई करंट। और जब एसी के लिए पावर की बात करते हैं तो उसके लिए आता है VI cos phi। तो ये cos phi है, वो है आपका पावर फैक्टर। तो ये एक बड़ा ही अहम रोल आपके पावर जो सिस्टम है उसके अंदर प्ले करता है। तो इसके बारे में जानना समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले आज थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन का पार्ट लेते हैं पावर फैक्टर का, और फिर आगे के लेक्चर्स में पावर फैक्टर अगर कम है तो उसका क्या डिसएडवांटेजेस हैं और पावर फैक्टर को हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उसके क्या क्या मेथड्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और सबसे पहले आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे पावर फैक्टर के बारे में, थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा। तो जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो ऑलमोस्ट है जनरेटेड, ट्रांसमिटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड आपके अल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में होती है। तो जब करंट, जो अल्टरनेटिंग करंट की बात आती है, एसी की बात आती है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे पावर फैक्टर की भी बात होती है। तो मोस्ट ऑफ द जो लोड्स होते हैं वो क्या होते हैं? मोटर्स होती हैं, लैंप्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं? इंडक्टिव होते हैं और लैगिंग पावर फैक्टर वाले होते हैं। तो द लो फैक्टर इज हाईली अनडिजायरेबल एज इट कॉज इंक्रीज इन करंट इन एडिशनल लॉसेस ऑफ एक्टिव पावर इन ऑल एलिमेंट्स ऑफ पावर सिस्टम। तो जिस तरह से लोड आपका, जैसे जैसे पावर फैक्टर कम होगा वैसे वैसे आपकी करंट भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। वो किस तरह से होगी, आप जैसे नीचे हम और इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले अगर आपके जो पावर फैक्टर है उसकी डेफिनेशन की बात करें तो देन द कोसाइन ऑफ ए एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन एसी सर्किट इज नॉन एज पावर फैक्टर। ये हम पढ़ चुके हैं अपने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कोर्स के अंदर, तो इसके ऊपर ज़्यादा कुछ बात करने का है नहीं। अगर जैसे आपके सामने देखिए एक फिगर दे रखा है, इसमें आपका जो बेस है वो है आपका वोल्टेज और ये है आपका OB है, वो है आपकी करंट। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल आपको दिख रहा है फाई, ये इन दोनों के बीच में वोल्टेज और करंट के बीच में आपके एंगल है। तो अगर इसको अगर पार्ट दो इसके पार्ट अगर देखें तो सबसे पहला पार्ट है आपके I cos phi और दूसरा है आपका साइन फाई। तो I cos phi है वो तो किस के डायरेक्शन में? V के डायरेक्शन में, और I sin phi है वो V से क्या है? 90 डिग्री एंगल के ऊपर है। तो इसके दो कंपोनेंट्स हैं करंट के, I cos phi इन फेज विथ V और I sin phi आउट ऑफ फेज विथ V। द कंपोनेंट I cos phi नोन एज एक्टिव और वाटफुल कंपोनेंट। I cos phi है वो तो क्या है आपका? एक्टिव और वाटफुल कंपोनेंट। और वेयर इज द I sin phi है वो आपका क्या है? रिएक्टिव और वाट लेस कंपोनेंट। जो I sin phi है वो क्या है? रिएक्टिव और वाट लेस कंपोनेंट्स। इनका नाम किस तरह से वो बाद में बात करेंगे, वाटफुल और वाट लेस पे क्या फर्क है। The reactive component is measure of the power factor. If the reactive component is small, the phase angle is small। क्योंकि रिएक्टिव कंपोनेंट हो गया I sin phi। अगर इसकी वैल्यू कम होगी, वैल्यू कब कम होगी? जब फाई की वैल्यू कम होगी। फाई की वैल्यू कम होगी तो cos phi की वैल्यू क्या होगी? आपके ज्यादा होगी, क्योंकि फाई अगर मान लो 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1, और फाई अगर बढ़ता जाता है तो उसकी वैल्यू क्या होती जाती है? cos phi की वैल्यू कम। पर अगर फाई की वैल्यू कम है तो यहाँ पे cos phi वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। तो आपका जितना एंगल आपके कम होगा
जितना ये एंगल कम होगा उतना ही आपके, जैसे आपका एंगल कम होगा उसमें क्या होगा, आपके cos फाई की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। cos फाई की वैल्यू बढ़ेगी मतलब आपका पावर फैक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। तो इससे ये कह सकते हैं कि जितना आपका रिएक्टिव जो कंपोनेंट है वो अगर कम होगा तो आपका ऑब्वियसली पावर फैक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि ये क्या है कि वाटलेस कंपोनेंट है, इसका आपके कहीं पे भी यूज नहीं होता है। जो आपका पावर जो यूज होता है वो कंपोनेंट कौन सा होता है, आपके जो एक्टिव कंपोनेंट जिसको अपन बोलते हैं, वाटफुल कंपोनेंट जिसको बोलते हैं, वही आपके काम आता है। रिएक्टिव कंपोनेंट आपके किसी तरीके से काम में नहीं आता है, इसलिए इसको बोलते हैं वाटलेस कंपोनेंट। तो जैसे जैसे फाई की वैल्यू कम होगी, यानी कि जिस वी और आई के बीच में एंगल जितना कम होता जाएगा उतना ही क्या होगा, आपके पावर फैक्टर की वैल्यू बढ़ेगी। पावर फैक्टर की वैल्यू बढ़ेगी तो आपके रिएक्टिव कंपोनेंट की वैल्यू कम होगी। देखिए अगर सिंपली अपन देख सकते हैं वी है और आई है, अगर इसके बीच में अगर मान लो ये पूरा 90 डिग्री एंगल होता वोल्टेज और करंट के बीच में, फाई की वैल्यू क्या होती, 90 डिग्री। फाई की वैल्यू 90 डिग्री मतलब P इक्वल टू वी आई कोस फाई, और कोस 90 क्या होता है आपके, जीरो। तो मतलब आपको कुछ पावर है ही नहीं उसके अंदर। तो इसीलिए है कि जितना एंगल कम होगा उतना ही आपको पावर है वो आपको मिलेगी, आपका रिएक्टिव जो कंपोनेंट है वो कम होगा। ऐसा भी नहीं कि रिएक्टिव पावर जो कंपोनेंट है वो जीरो होना चाहिए, ये भी नहीं है। रिएक्टिव कंपोनेंट भी अपने मतलब अपनी जगह के ऊपर वो भी जरूरी है, पर आपके किसी तरह से डायरेक्टली काम नहीं आता है। वो आगे अपन जब इसके टॉपिक के ऊपर वीडियो डालेंगे तो उसके ऊपर बात करेंगे। अभी अपन कंसंट्रेट करते हैं पावर फैक्टर के ऊपर। तो जैसा कि अपन ने दोनों कंपोनेंट के ऊपर बात की कि भाई आई कोस फाई है वो तो आपका है एक्टिव और वाटफुल कंपोनेंट, और आई साइन फाई है वो आपका है रिएक्टिव और वाटलेस कंपोनेंट। तो इट इज यूजफुल प्रैक्टिस टू अटैच द वर्ड। हमेशा जब भी पावर फैक्टर की बात की जाए तो वहाँ पे लैगिंग और लीडिंग जरूरी है कि आप उसका यूज करें कि पावर फैक्टर लीडिंग है या लैगिंग है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि उसके अंदर जो लोड कनेक्टेड है वो किस टाइप का है। अगर लैगिंग है मतलब अगर पावर फैक्टर लैगिंग है तो इसका मतलब है कि वो आपका लोड है वो इंडक्टिव लोड है, और अगर पावर फैक्टर लीडिंग है तो जो लोड है वो आपका क्या है, कैपेसिटिव लोड है। तो इसलिए ये दोनों टर्म आपके पावर फैक्टर के साथ लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि एग्जांपल के अंदर अगर कहें पावर फैक्टर इज 0.5 एंड द करंट लैग्स द वोल्टेज, इट मीन्स कि जो पावर फैक्टर है वो आपका 0.5 लैगिंग। और कुछ टाइम कभी कभी क्या है, कई जगह इसको परसेंटेज के ऊपर भी एक्सप्रेस करते हैं, लिखते हैं। तो कई बार क्या कहते हैं 80% लैगिंग कई जगह लिखा होता है, इसका मतलब होता है आपका पावर फैक्टर वो 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर है। नेक्स्ट अब बात करेंगे अपन पावर ट्रायंगल के बारे में। इसका मैंने थोड़ा जिक्र किया था आपके पिछले लेक्चर के अंदर भी कि पावर ट्रायंगल होता है। तो अगर आपके सामने अगर ये देखिए एक फिगर बना हुआ है, इसको बोलते हैं आपके पावर ट्रायंगल। ये आया कैसे, आपके जो पीछे फिगर जो अपन ने बनाया था वोल्टेज और करंट के बीच में, इसके अंदर अगर यहाँ पे V का मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे भी V का मल्टीप्लाई कर दें और इधर भी V का मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि OA, AB और OB इनके अंदर अगर V का मल्टीप्लाई कर दें यानी वोल्टेज का मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास में ये आ जाएगा पावर ट्रायंगल। तो देखिए यहाँ पे VI पहले आई कोस फाई था, V का मल्टीप्लाई किया VI कोस फाई, VI साइन फाई और ये हो गया VI। Then analysis of power factor can also be made in term of power. If each side of the current triangle, जो पीछे की बात कर रहे थे, अगर उसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाए V का तो आपको जो ट्रायंगल मिलेगा वो क्या होगा, आपका पावर ट्रायंगल। इसमें आप देख सकते हैं जो O है वो है आपका VI cos फाई जो रिप्रेजेंट करता है एक्टिव पावर को, AB है VI sin फाई जो रिप्रेजेंट करता है रिएक्टिव पावर को, OB है VI जो रिप्रेजेंटिव करता है एपरेंट पावर को। तो ये जो ट्रायंगल के अंदर तीनों जो साइड्स है इसके बारे में बात कर ली है अपन ने। जो VI है वो क्या है, जो टोटल या जिसको बोलते हैं एपरेंट पावर,
इनके जो कंपोनेंट्स है वी आई cos फाई, ये है आपका एक्टिव पावर जो एक्चुअली आपके काम आता है, जिसको वाट फुल कहते हैं। और जो सेकंड है वो है आपका वी आई साइन फाई कंपोनेंट, जो है वी आई साइन फाई, जिसको बोलते हैं रिएक्टिव कंपोनेंट या वाटलेस कंपोनेंट। द फॉलोइंग पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, ध्यान में रखने हैं हमेशा पावर ट्रायंगल के बारे में। द एपरेंट पावर इन एसी सर्किट हैज़ टू कंपोनेंट्स, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर। तो अगर पाइथागोरस फॉर्मूला पर यहाँ पे लगाएं तो ओ बी स्क्वायर, यानी कि ओ बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओ बी क्या है, एपरेंट पावर इक्वल टू एक्टिव पावर स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर स्क्वायर। तो एपरेंट पावर को हमेशा किस तरह से डिनोट करते हैं, वी ए या के वी ए से, वी ए या के वी ए से। एक्टिव पावर क्या होता है, हमेशा के डब्ल्यू से। एक्टिव पावर हमेशा किससे डिनोट करते हैं, के डब्ल्यू से। रिएक्टिव पावर को हमेशा डिनोट करते हैं के वी ए आर से। तो इस ट्राइंगल, जब पावर ट्राइंगल की बात करते हैं तो ये होगा आपका ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो इससे अगर पावर फैक्टर निकालें तो आपका एंगल क्या है, ये फाई। जो पीछे के जो डायग्राम था, फेजर डायग्राम था, इसमें भी ये क्या था, फाई। तो अपने वैसा का वैसा ही है फाई। अगर इससे कोस फाई निकालें तो कोस फाई इक्वल टू क्या होगा, ओ ए अपॉन ए बी, ओ ए अपॉन सॉरी ओ ए अपॉन ओ बी, ओ ए अपॉन ओ बी। ओ ए क्या है आपका रिएक्टिव पावर यानी कि के डब्ल्यू, ओ बी इक्वल टू क्या है, एपरेंट पावर यानी कि के वी ए। तो आप कह सकते हैं कि पावर फैक्टर ऑफ ए सर्किट may also be defined as the ratio of active power to the apparent power. This is perfectly general definition and can be applied to all cases. तो अगर जनरली अपन cos फाई की बात करें तो हमेशा इसको apparent पावर और एक्टिव पावर और apparent पावर के रेशियो के उसके ऊपर ही इसकी बात करते हैं। जनरली ये फॉर्मूला ही ज़्यादातर यूज में आता है। जनरल जो डेफिनेशन की बात करें या फॉर्मूलाज की बात करें तो हर केसेस के अंदर ये फॉर्मूला ही यूज में लेते हैं। कई जगह कोस फाई इक्वल टू आर बाई जेड भी लिखते हैं, वो भी सही है अपनी जगह पे। तो सबका अलग अलग जन पर स्टैंडर्डाइज जो पावर फैक्टर का फॉर्मूला है वो क्या है आपका, ये है। अगर लैगिंग की बात करें, रिएक्टिव पावर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लो पावर फैक्टर। अगर पावर फैक्टर लो होता है, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द लो पावर फैक्टर, यानी कि लैगिंग की अगर बात करें। इट इज क्लियर फ्रॉम द पावर ट्रायंगल दैट स्मॉलर द रिएक्टिव पावर कंपोनेंट द हायर द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। मतलब जितना आपके रिएक्टिव पावर जो कंपोनेंट है वो कम होगा तो उतना ही क्या होगा, आपके पावर फैक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब कि अगर ये जो ए बी है ये जितना कम होगा, अभी मान लीजिए ए बी इसी पोजीशन में है, अगर पावर ए बी है वो इसी पोजीशन में है तो आपका एंगल कितना है, फाई। अगर ये मान लीजिए यहाँ तक ही होता, इतना ही पार्ट होता, तो ये क्या होता, आपके एंगल होता वो क्या होगा, कम हो जाएगा। एंगल कम होगा तो वही आपका पावर फैक्टर बढ़ जाएगा। तो जितना जितना आपके रिएक्टिव पावर आपके कम होगा उतना ही क्या होगा, पावर फैक्टर भी बढ़ता जाएगा। अगर लीडिंग की बात करें तो इसमें क्या होगा, आपका जो पावर ट्रायंगल होगा ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। यानी कि ये जो ए बी है वो क्या हो जाएगा, आप इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपके, इसको क्या बोलते हैं, आपके लीडिंग जब करंट होती है, इसमें करंट क्या है, लैग है। यानी कि 5 डिग्री से करंट है वो वोल्टेज से पीछे है। पर जब लीडिंग की अगर बात करते हैं अपन, तो लीडिंग पावर फैक्टर की बात करते हैं, उसमें क्या होगा, कंडीशन में जो करंट होगी वो क्या होगी, आपके वोल्टेज से आगे रहेगी, 5 डिग्री आगे रहेगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा,
द पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट, ये क्या होगा, मतलब एक तरीका है कि पावर फैक्टर को इम्प्रूव किया जा सकता है कि आप उसको क्या करो कि किसी तरीके से जो है आपके जो लैगिंग करंट है उसको कम करें। और कम करने का तरीका क्या है कि इफ ए डिवाइस टेकिंग लीडिंग रिएक्टिव पावर, लीडिंग मतलब कौन होगा लीडिंग के लिए, कैपेसिटर, is connected in parallel with the load, then lagging reactive power of the load will be partly neutralized, thus improving the power factor of the load। अगर हम लोड के पैरेलल में अगर कैपेसिटर लगा देते हैं तो उससे क्या होगा कि आपका जो रिएक्टिव जो कंपोनेंट है वो क्या होगा, धीरे धीरे न्यूट्रलाइज हो जाएगा। पूरा तो नहीं है पर पार्टली है, वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जिससे क्या होगा आपका पावर फैक्टर वो क्या होगा, इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये एक मेथड है पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे डिटेल के अंदर। तो पावर फैक्टर का जो अभी तक अपन ने बात की 3 अलग अलग डेफिनेशंस के ऊपर। सबसे पहले पावर फैक्टर क्या है, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। सेकंड क्या है, पावर फैक्टर इक्वल टू आर बाई जेड रेजिस्टेंस अपॉन इम्पिडेंस। और थर्ड है आपका पावर फैक्टर इक्वल टू वी आई कोस पाई अपॉन वी आई, यानी एक्टिव पावर अपॉन एपरेंट पावर, यानी कि एक्टिव पावर और एपरेंट पावर का रेशियो ही आपका क्या है, पावर फैक्टर, जो पावर ट्रायंगल से अपन ने फाइंड आउट किया था। द रिएक्टिव पावर इज नाइदर कंज्यूम्ड इन द सर्किट और नॉट डज एनी यूजफुल। जैसे अभी तक अपन बात करते हैं कि रिएक्टिव पावर का आपके सर्किट में किसी भी तरह का यूज नहीं है। इट मियरली फ्लोज बैक टू एंड फोर्थ इन बोथ डायरेक्शन इन द सर्किट। ये क्या होगा, वापस भी आपके फ्लो होता है, वापस भी मतलब दोनों डायरेक्शन के अंदर ये मूव होता है। तो वाटमीटर से भी आप इसको मेजर नहीं कर पाओगे। तो ये है अभी तक के पावर फैक्टर के बारे में अपन ने जो बात करी थी। अलग अलग जो पावर ट्रायंगल के ऊपर भी किस तरह से पावर ट्रायंगल से आप पावर फैक्टर निकाल सकते हैं वो भी अपन ने यहाँ पे बात की। अगर इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो भी इसके ऐड कर दूंगा पावर फैक्टर के ऊपर, जिससे कि आपको अगर इसके बारे में थोड़ी बहुत भी डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा। पर अभी तक मेरे को लगता है कि आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा पावर फैक्टर के बारे में। तो इसके अंदर क्या होगा, एक अपन एग्जांपल भी ले लेते हैं कि एक सर्किट है, वो क्या 10 एम्पियर करंट है वो यूज मतलब कंज्यूम करता है, और वोल्टेज है आपका 200 वोल्ट, एंड पावर फैक्टर क्या आपका 0.8 लैगिंग। तो एपरेंट पावर जो फॉर्मूला है वो वी आई, यानी कि जो टोटल है पावर 200 इंटू 10 2000 वोल्ट एम्पियर, और एक्टिव पावर क्या है वी आई कोस फाई, तो 200 इंटू 10 इंटू 0.8 आ जाएगा 1600 वोल्ट। और रिएक्टिव पावर क्या है वी आई साइन फाई 200 इंटू 10 इंटू 0.6, तो ये है आपका 1200 VAR। यानी आप देख सकते हैं इसको अपन ने VA में डिनोट किया है, एक्टिव पावर को W में और इसको VAR में। तो एपरेंट पावर को आप देखिए, कभी भी टोटल पावर जो अपन बार बार बोलो वो सही नहीं है टोटल पावर बोलना। एपरेंट पावर अलग है, टोटल पावर अलग होता है, क्योंकि अगर आप इसका टोटल करेंगे तो इसकी वैल्यू से ज़्यादा होगा। तो इसको जनरली एपरेंट पावर ही आप बोलिए ताकि आपके कन्फ्यूजन नहीं हो। टोटल पावर अलग होता है, एपरेंट पावर इसको अलग है, तो आप इससे कंफ्यूज हो सकते हैं अगर आप इसको टोटल पावर बोलें और ये आपके वैल्यू है वो सेम नहीं आए। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसका जो एक्चुअल में है वो एपरेंट पावर ही बोलते हैं, और ये है आपका एक्टिव पावर और ये है आपका रिएक्टिव। तो अभी तक के लिए